हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका कीमती टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए, मेरी पिछली वीडियो का जो टाइटल था वो कन्फेशन और आपका लिक्विडिटी रेशो एंड सॉल्वेंसी रेशो था। उसके बाद आज उसी से कनेक्ट करते हुए अब हमारा नेक्स्ट जो, जैसे मैंने कहा था, रेशो एनालिसिस में जो रेशो हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रेशोज: लिक्विडिटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, एक्टिविटी रेशो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्टिविटी रेशो के बारे में, राइट। तो एक्टिविटी रेशो की जो पहली रेशो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेशो, जिसमें थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है जब आप इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि बहुत ध्यान से आप इसे सुनने की कोशिश करें। तो एक्टिविटी रेशो में आपकी सबसे पहले रेशो ले लेते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। एक मैं छोटा सा आपको हिंट देना चाहूँगा कि टर्नओवर मीन्स सेल्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को टर्नओवर कहा जाता है, टोटल सेल्स को। तो कहीं ना कहीं जब आप कोई भी टर्नओवर रेशो करेंगे तो वो कहीं ना कहीं सेल्स के साथ कनेक्ट करेगी, उसका कंपैरिजन में सेल या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज़रूर होगा। क्लियर? ये एक हिंट है ताकि नाम से आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। तो अगर हम स्टॉक टर्नओवर रेशो की बात करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ भी बात जैसे मैंने की थी सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। तो आपकी जानकारी के लिए ये तो जनरल कंसेप्ट है कि स्टॉक की कभी भी वैल्यूएशन की जाती है वो हमेशा जो उसका जो बुक वैल्यू दी गई होती है वो, और उसका जो मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, उस वैल्यू पे स्टॉक को रिकॉर्ड किया जाता है, राइट। बुक वैल्यू और द मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, स्टॉक को हमेशा उस पर रिकॉर्ड किया जाता है। और ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर आपको याद हो 11th में आपने एक कंसेप्ट पढ़ा था, प्रूडेंस कंसेप्ट। तो एज पर द प्रूडेंस कंसेप्ट, प्रूडेंट, अ पर्सन इज सेड टू बी प्रूडेंट व्हेन ही टेक्स इंटेलिजेंट फाइनेंशियल डिसीजंस। और किसी बिजनेसमैन को इंटेलिजेंट बिजनेसमैन तब माना जाता है जनरली जब वो फ्यूचर में होने वाले फ़ायदों को तब तक रिकॉर्ड या इंजॉय नहीं करता जब तक वो प्रैक्टिकली रियलाइज नहीं हो जाता। कोई फ़ायदा जब तक हो नहीं जाता तब तक बिजनेसमैन खुशी नहीं मनानी चाहिए उसको, या उसको एज ए प्रॉफिट या एज ए गेन तब तक, एज अकाउंटिंग की भाषा में बात करें तो किसी गेन को तब तक कोई अकाउंटेंट क्रेडिट नहीं करता जब तक वो हो नहीं जाता, जब तक वो गेन वाली घटना घटित नहीं हो जाती। क्लियर? तो यानी फ्यूचर में होने वाले किसी भी फायदे को तब तक रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा जब तक वो फायदा हो ना जाए। बट एक समझदार बिजनेसमैन उसे कहा जाएगा जो फ्यूचर में होने वाले किसी नुकसान का अगर वो पहले अंदाज़ा लगा लेता है तो उसके लिए तैयारी वो पहले से करना शुरू कर दे, जब उसको पता चल जाता है कि भाई फ्यूचर में ये लॉस होने वाला है। उसका पास्ट एक्सपीरियंस उसको बताता है कि पहले भी ये हुआ था, आगे भी हो सकता है। तो ऐसा किसी एक्सपेक्टेड लॉस के लिए समझदारी यही कही जाती है कि जो प्रोविजंस हैं वो तब से शुरू कर दी जाएं जब जब उसकी वो लॉस जानकारी में या अंदाज़ा आपने उसका लगा लिया, चाहे वो एक्चुअल में अभी तक नहीं भी हुआ है और फ्यूचर में होना है, पर उसकी तैयारी या उसके लिए प्रोविजंस तब से शुरू कर देनी चाहिए जब उसका अंदाज़ा लग जाता है या जब उसका आप एस्टिमेट लगा लेते हैं। लाइक इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। किसी बिजनेसमैन को अपने पास्ट एक्सपीरियंस से ही अंदाज़ा होता है कि लाइक अगर हम हर साल 10 लाख की सेल करते हैं तो 50,000 रुपये उधार के ना हमें मिलते नहीं हैं वापस। ये हमारा पास्ट एक्सपीरियंस ऑन एन एवरेज बता रहा है। तो फ्यूचर में भी जब वो सेल करेगा, जो उधार पे माल बेचेगा, उसके लिए कुछ वो एक अंदाज़ा या प्रोविज़न है ना, कुछ परसेंटेज बेसिस ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस वो करना शुरू कर देगा। क्लियर? लाइक प्रोविज़न फॉर
डेप्रिशिएशन है, राइट। तो ये समझदारी से प्रूडेंस कहा जाएगा, राइट। तो इसीलिए जब स्टॉक की वैल्यूएशन की जाती है तो बुक वैल्यू और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, राइट। क्योंकि अगर उनका मार्केट प्राइस का अंदाज़ा कि जैसे 1 लाख का स्टॉक है तो उनको पता है 1,20,000 का बेचा जा सकता है, राइट, पर अभी तक वो बिका नहीं है तो उसको 1 लाख पे रिकॉर्ड किया जाएगा। बट अगर उसका मार्केट प्राइस आज की डेट में 80,000 होगा, बुक वैल्यू 1 लाख है, बट पता है यार 80,000 का ही बिकेगा, तो उसको 80,000 पे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो स्टॉक की वैल्यूएशन हमेशा मार्केट प्राइस और बुक वैल्यू विच एवर इज लेस उस पर की जाती है। यानी यहाँ पे कॉस्ट एलिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए जब हम ये अपना स्टॉक टर्नओवर रेशो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकालेंगे तो डेफिनेटली हम स्टॉक को कंपेयर करने वाले हैं सेल्स के साथ नहीं, बल्कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के साथ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, राइट। तो आपका जो फॉर्मूला बनता है, जैसे तो कोई भी आप ले लें, जैसे स्टॉक टर्नओवर रेशो है तो जो आपका डिनोमिनेटर बनेगा, यानी जो नीचे आएगा, ये ज़्यादा इंग्लिश मुझे पता नहीं है तो है ना, जैसे हम डेट अपॉन इक्विटी करते थे तो जो अपॉन आएगा वो हमेशा आपको हिंट मिल जाएगा। जैसे स्टॉक टर्नओवर रेशो है तो नीचे एवरेज स्टॉक आ जाएगा, राइट, क्लियर। आपके पास बिल्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशो है तो नीचे बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा, एवरेज BR आ जाएंगे। स्टॉक टर्नओवर रेशो है तो नीचे एवरेज स्टॉक आ जाएगा, है ना। डेटर टर्नओवर रेशो है तो नीचे एवरेज डेटर आ जाएंगे। क्रेडिटर टर्नओवर रेशो है तो नीचे एवरेज क्रेडिटर्स आ जाएंगे। कैपिटल टर्नओवर रेशो है तो नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, क्लियर। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो है तो डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट हो जाएगा, नेट फिक्स्ड एसेट, राइट। तो ये आपको रेशो जो पूछी गई होगी उसके नाम से भी आपको हिंट मिल जाएगा कि बेस क्या आएगा, राइट। अब बात कर लेते हैं किससे डिवाइड किया जाएगा। जब स्टॉक टर्नओवर रेशो निकाली जाएगी उस समय आपको पता है स्टॉक के टाइम पे कॉस्ट इज अ प्राइम एलिमेंट और मेन एलिमेंट, तो एवरेज स्टॉक को डिवाइड किया जाएगा, सॉरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। आपको मतलब बेस तो आपको फॉर्मूले से हिंट मिल जाएगा, जैसे स्टॉक टर्नओवर रेशो में नीचे एवरेज स्टॉक आ जाएगा और ऊपर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्लियर। किसी सिचुएशन में अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दी गई है तो हम सेल्स को ले सकते हैं, बट जब कोई 1% भी पॉसिबिलिटी है कि वी कैन फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही लिया जाएगा। तो स्टॉक या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। अब एवरेज स्टॉक को अगर डिस्कस करना हो तो इट्स वेरी सिंपल, स्टॉक इन द बिगिनिंग प्लस स्टॉक एट द एंड डिवाइडेड बाय 2, यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, इट कम्स एवरेज स्टॉक। और जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात की जाएगी तो डेफिनेटली आप वहाँ पे 2 फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो, या 11th में अगर आपको याद हो ट्रेडिंग अकाउंट आपने जब बनाते थे उस टाइम पे वहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकाला जाता था ट्रेडिंग अकाउंट में। तो अगर देखा जाए ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला जाता था तो आपको याद हो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट वाली साइड में आप सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक दिखाते थे। सपोज सेल्स इज 1 लाख एंड क्लोजिंग स्टॉक इज 20,000, तो क्रेडिट साइड का टोटल माइनस जो डेबिट में ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट वाली साइड जो आप एक्सपेंसेस दिखाते थे, यानी बात कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की हो रही है। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट वाली साइड में जनरली आप क्या क्या लेते थे, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस ऑल डायरेक्ट फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। तो ये सब मिला के निकल के आता था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि टोटल जो माल तैयार हुआ है, टोटल जो सामान बना है, जो हमने बेचा, राइट, या जो हमने बेचना है, राइट, वो टोटल जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है
वो निकल के आता है जब आप ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट वाली साइड को टोटल करते हो। तो यानी जो भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड होता है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए रिकॉर्ड होता है, वो टोटल मिलके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनता है, राइट। तो आप क्या कर रहे हो, क्रेडिट में से डेबिट माइनस करते हो जब, है ना, तो आप कर रहे हो सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक, टोटल क्रेडिट साइड का माइनस करते थे आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो आपका निकल के आता था ग्रॉस प्रॉफिट। या सिंपल शब्दों में हम इसे कहें तो हम कह सकते हैं नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्लियर? ठीक है। या आप इस तरीके से कह सकते हैं नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्लियर? तो आपको पता है जो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट वाली साइड, एक्सपेंसेस वाली साइड, जो भी आप ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट वाली साइड रिकॉर्ड करते हो, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस और ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये टोटल मिलके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनता है। पर ये ज़रूरी नहीं कि जितना माल तैयार किया गया हो, लाइक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1 लाख की आई, तो अगर 1 लाख का माल पूरा बेच दिया गया, देयर इज नो क्लोजिंग स्टॉक, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कही जाएगी। आप समझ रहे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितना माल बेचा गया है उसकी कॉस्ट कितनी है। तो अगर जितना माल तैयार किया गया है वो सारा बेच दिया गया है, तो यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी। बट इफ देर इज एनी क्लोजिंग स्टॉक, लाइक 1 लाख का माल तैयार हुआ, मगर आपको पता है 20,000 का माल क्लोजिंग स्टॉक है, वो बिका ही नहीं है अभी तक, तो इसका मतलब जिस माल की कॉस्ट 80,000 थी वो आपने बेचा, अब चाहे 1 लाख का बेचा हो तो 20,000 का प्रॉफिट आ गया। तो यानी जब प्रॉफिट निकाला जाता है तो नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आता है, राइट। तो प्रॉफिट निकालने के लिए नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किया जाता है, ना कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जब तक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल ना हो। तो जनरली जो फॉर्मूला निकल के आता है प्रॉफिट निकालने का, जो तरीका है वो है नेट सेल, भाई सेल कितनी की और माइनस किया जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो वो निकल के आता है ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर? अभी इतना स्ट्रेस इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ, जब स्टॉक टर्नओवर रेशियो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की बात आएगी उस टाइम पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको पता है, उसको निकालने के लिए या तो आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता हो और उसमें से आप क्लोजिंग स्टॉक माइनस करें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल सकता है, या फिर आपको पता है अगर सेल्स में से जो ग्रॉस प्रॉफिट, नेट सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस किया जाए तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आएगा। तो दोनों में से कोई भी टेक्निक या फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट और द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किस तरीके से निकाली जा सकती है, एक नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इन दोनों तरीकों से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाली जा सकती है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए दोनों तरीकों के को प्रैक्टिस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप दोनों फॉर्मूले को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं उस टाइम पे अगर आप गौर करें तो दोनों टर्म्स इन्वॉल्व रहती हैं, ओपनिंग स्टॉक भी और क्लोजिंग स्टॉक भी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस ऑल फैक्ट्री डायरेक्ट और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये बनता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें से आप क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं तो बनता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इतना स्ट्रेस देने का कारण ये है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जैसी इंफॉर्मेशन हो, बट सम टाइम जब हम एवरेज स्टॉक निकालते हैं तो कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें एवरेज स्टॉक के लिए कोई एक स्टॉक मिसिंग होता है, यानी ओपनिंग स्टॉक दिया है बट क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया, या क्लोजिंग स्टॉक दिया है और ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया, है ना। तो हमें एवरेज स्टॉक तो चाहिए, अगर ये
इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना है तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक करना है। तो उसके लिए आपके दोनों स्टॉक्स, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, दोनों का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इन केस किसी सिचुएशन में ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग हो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जिससे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आएगा, उसकी मदद से ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट किया जा सकता है। क्लियर? यानी तब सिचुएशन ऐसी बनेगी कि आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए, वो निकालने के लिए आपको हिंट दिया गया होगा लाइक जीपी परसेंटेज ऑन सेल और कॉस्ट। तो उससे जब आप नेट सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले निकल जाएगा। बट आप जब देखेंगे कि एवरेज स्टॉक जब निकालना है तो वहां पे ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक आपको मिसिंग होंगे। तो अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो आपने निकाल लिया, बट एवरेज स्टॉक के लिए जो ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया वो निकालना भी ज़रूरी है। इसलिए फिर यहाँ पे आपकी मदद कर सकता है वो फॉर्मूला जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो आपने पहले ही निकाल लिया है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब पता हो तो फिर ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक अगर कोई एक मिसिंग है तो वो एक्सपुट करके, यानी उसको मिसिंग वैल्यू मान के उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। ये क्वेश्चन मैं खुद बना के बोर्ड पे भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा, पर मैं थोड़ा आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कंसेप्ट पे थोड़ा फोकस करने की कोशिश करें, शायद आप बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। तो यहाँ मैं आप कह लो कि समअप हम ऐसा कर सकते हैं कि जब स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकाली जाएगी तब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक लिया जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या ये आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या दूसरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर? दोनों में से कोई भी फॉर्मूला जैसी इंफॉर्मेशन दी गई होगी। बट अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने पहले निकाल ली बट एवरेज स्टॉक निकालते वक्त ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है तो डेफिनेटली आपको ओपनिंग स्टॉक प्लस ऑल नेट परचेजेस प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस या फैक्ट्री एक्सपेंसेस या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा क्योंकि ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक इज मिसिंग। ठीक है, पर एक ही इक्वेशन में दो फिगर मिसिंग हो नहीं सकते। लाइक जब आप ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करें तो उस टाइम पे अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी ना पता हो और कोई एक स्टॉक भी मिसिंग हो ओपनिंग या क्लोजिंग, तो एक ही क्वेश्चन में अगर दो वैल्यू मिसिंग होंगी तो आप निकाल नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने क्वेश्चन को इस तरीके से फ्रेम किया गया होगा कि जब स्टॉक मिसिंग होगा ओपनिंग या क्लोजिंग और आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक का यूज, क्योंकि वहीं पे दोनों स्टॉक्स यूज होते हैं, तो इस सिचुएशन में हमेशा आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का पहले ही हिंट दिया गया होगा किसी भी तरीके से। चाहे उन्होंने नेट सेल दी होगी, उसके बाद उन्होंने बोला होगा जीपी का परसेंटेज इतना, लाइक 1,00,000 रुपए का नेट सेल है, उन्होंने बोला 20% जीपी ऑन सेल्स। तो आपको पता है 1,00,000 पे 20% ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स है और सेल्स आर गिवन, तो आप 20,000 निकाल लेंगे और माइनस करेंगे तो पीछे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा, राइट? या कई बार उन्होंने आपको 1,00,000 रुपए की सेल दी हुई है बट जो प्रॉफिट बोला हुआ है, जीपी का परसेंटेज बताया गया, वो कॉस्ट पे बताया गया, सेल पे नहीं बताया गया। क्लियर? तो उस टाइम पे आप क्या करने वाले हैं? तो उस टाइम पे आप एक इक्वेशन यूज करने वाले हैं, वही वाली नेट सेल माइनस जीपी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट? तो यहाँ पे से 1,00,000 रुपए का आपको सेल्स दी गई है, 20% जीपी बोला गया है कॉस्ट पे। तो अगर ये जीपी सेल पे कहा गया होता तो हम तो सीधा कैलकुलेट कर लेते, जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने 20,000 कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि वहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल दिया गया था, तो सेल हमें दी गई थी। बट अगर सेल दी गई हो और वो आपको जीपी का परसेंटेज या ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज ऑन कॉस्ट बोल रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, जो कि नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलने वाला है, उस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को आपको एक्सपुट करना पड़ेगा। तो आपकी इक्वेशन किस तरीके से बनेगी? नेट सेल्स माइनस जीपी इज इक्वल टू एक्स,
यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को तो हमने एक्सपुट किया है, बट हमें ये पता है जीपी का परसेंटेज एक्स पे है, यानी कॉस्ट पे 20% ऑन, जो जीपी है वो 20% ऑन कॉस्ट है। तो आपकी इक्वेशन बनेगी नेट सेल 1 लाख माइनस 20% ऑफ एक्स, क्योंकि कॉस्ट का 20% था, तो सेल्स माइनस जीपी इज इक्वल टू कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो नेट सेल इज गिवन माइनस जीपी कितना है, कॉस्ट का 20% है, तो कॉस्ट को तो हमने एक्सपुट किया था, तो नेट सेल 1 लाख माइनस 20/100 ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो इस तरीके से आपकी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, एक्स मतलब जिसको आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पुट किया था। तो पहले ऐसी सिचुएशन में जब कॉस्ट या तो ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग होंगे, तो वहाँ पे पहले आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आप पहले निकालेंगे, और जब एक बार कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल जाएगा तो फिर आप उसे यूज़ कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पुट करके ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक जो मिसिंग हो वो निकाला जा सकता है। क्लियर? ठीक है, तो ये है ना कुछ सिचुएशन है जो स्टॉक टर्नओवर रेशो से रिलेटेड आप फेस करेंगे। फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन अनसॉल्व्ड रहता है आपकी बुक का, तो आप मेरे नोटिस में लेके आए, मैं उसको सॉल्व अगले अपने वीडियो में हम वो क्वेश्चन ही डिस्कस कर लेंगे। वैसे तो 1 या 2 दिन के अंदर बोर्ड अरेंज हो जाएगा, अब हम जो भी करेंगे वो बोर्ड की हेल्प मदद से करेंगे ताकि आपको और आसानी हो जाए, बट फिर भी समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। मैं तो हर दिन ज़िंदगी का आखिरी मान के चल रहा हूँ, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सकता है, जैसे हो सकता है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम आने वाले, कुछ तो पल्ले पड़ेगा। तो ये आपके पास एक सिचुएशन हो गई जिसमें आप निकाल रहे थे स्टॉक टर्नओवर रेशो, जो था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। क्लियर? तो उसके बाद आपके पास आ सकता है डेटर टर्नओवर रेशो। जैसे मैंने बताया, रेशो जिस नाम से शुरू होगी वो बेस बनेगा, तो इसका मतलब जब डेटर टर्नओवर रेशो होगा तो नीचे क्या आएगा, एवरेज डेटर। और एवरेज डेटर क्या होंगे, डेटर इन द बिगनिंग प्लस डेटर एट द एंड डिवाइडेड बाय 2, यानी ओपनिंग डेटर क्लोजिंग डेटर अपॉन 2, वो एवरेज डेटर। अब आपको पता है डेटर मतलब वो लोग जिनको आपके बिजनेस ने उधार माल बेचा है, तो जिनको उधार माल बेचा जाता है उनको डेटर कहा जाता है। तो यानी डेटर आर कनेक्टेड टू क्रेडिट सेल्स ओनली, क्योंकि डेटर कब क्रिएट होते हैं, जब उधार माल बेचा जाता है। यानी यहाँ पे नेट सेल की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है नेट क्रेडिट सेल्स की। तो जब डेटर टर्नओवर रेशियो निकाला जाएगा, तो जब बेस एवरेज डेटर लिया जाएगा तो ऊपर नेट क्रेडिट सेल्स ली जाएंगी, ना कि नेट सेल्स ली जाएंगी। क्लियर? तो आपके पास डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बन जाएगा नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। अब ये नेट क्रेडिट सेल क्या होंगी, डेफिनेटली टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स। When the total sale is on credit basis, then it is credit sales. But when there is a cash sales too, तो डेफिनेटली जितनी टोटल सेल की गई है उसमें से जितना कैश पे बेचा गया वो माइनस करेंगे तो पीछे क्रेडिट सेल्स आ जाएगा। तो आपका फॉर्मूला बनेगा नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर। क्लियर? उसके बाद अगर क्रेडिटर टर्नओवर रेशो हो तो नीचे आएगा एवरेज क्रेडिटर, राइट, ऊपर आएगा नेट क्रेडिट परचेजेस, क्योंकि क्रेडिटर कब अराइज होते हैं, क्रेडिटर कब बनते हैं, जब आप किसी से उधार माल खरीदते हो, राइट, यानी माल खरीदा बट पैसे नहीं दिए, तो वो आपका क्रेडिटर एक लाइबिलिटी बन गया। जब क्रेडिटर टर्नओवर रेशो की बात आएगी तो डिवाइड किया जाएगा एवरेज क्रेडिटर से, किसे, नेट क्रेडिट परचेजेस को डिवाइड किया जाएगा एवरेज क्रेडिटर्स के साथ, और एवरेज क्रेडिटर्स हमेशा ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर अपॉन 2, राइट। उसके बाद कैपिटल टर्नओवर रेशो, राइट, तो जैसे नाम से ही है कैपिटल टर्नओवर रेशो डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ये मैं भी बताऊंगा आपको, तो डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, और ऊपर नेट सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, उसे कहा जाएगा कैपिटल टर्नओवर रेशो। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो, नेट सेल डिवाइडेड बाय नेट फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो मींस नेट सेल्स डिवाइडेड बाय नेट फिक्स्ड एसेट्स।
क्लियर? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आया होगा। ज़्यादा प्रॉब्लम आपको जब आप स्टॉक टर्नओवर, हाँ इसमें और भी आप एडअप कुछ भी कर सकते हैं, कंपैरिजंस हैं। बिल BR टर्नओवर रेशो, बिल्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, तो वो भी इट इज़ कनेक्टेड टू क्रेडिट सेल्स, तो नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज BR, राइट? व्हेन देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू कैलकुलेट एवरेजेस, लाइक ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों फिगर्स नहीं दिए हैं और कोई और तरीका भी नहीं है, कोई और हिंट नहीं है उसको निकालने का, तो डेफिनेटली आप टोटल बिल रिसीवेबल या टोटल बिल्स पेबल या टोटल डेटर या टोटल क्रेडिटर को ही एवरेज मानेंगे। बट when there is no possibility is there to find out any averages, यानी when opening and closing both figures are not given, ठीक है? तो ये उसमें हो जाएगा। और क्या बचेगा? आई थिंक मुझे लग रहा है ज़्यादा आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे अभी तक। फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ इस चैनल को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें और हमें प्रमोशन मिल सके। हमारी जो आखिरी कोशिशें हैं, हर दिन आखिरी मान के जो जीने का तरीका अभी मैंने शुरू किया है, मैं चाहता हूं कि जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए तब तक ये सिलसिला यूं ही जारी रहना चाहिए, आपका प्रोत्साहन मिलता रहना चाहिए। धन्यवाद सबको, बहुत बेस्ट विशेष। टारगेट 100 आउट ऑफ 100 और ये करके दिखाना है हर बार की तरह।